गैमेट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो विषय वस्तु हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं वह है पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी का जन्म अपभ्रंश के उत्तरवर्ती यानी अवहट्ट से होती है। बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जो अवहट्ट के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका मानना है कि पुरानी हिंदी का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। कोई भी भाषा हो वह अचानक एकाएक पैदा नहीं होती है, बल्कि उस भाषा के कुछ ना कुछ अंश पूर्ववर्ती भाषा से जुड़े होते हैं। इसी तरह जब हम पुरानी हिंदी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पुरानी हिंदी का जो स्रोत है वो अपभ्रंश के उत्तरवर्ती भाग यानी अवहट्ट है। वहाँ से ही हम पुरानी हिंदी के स्रोत ढूंढ सकते हैं। 8वीं और 9वीं शताब्दी में हमें सिद्धों और नाथों की भाषा से हिंदी निकलती हुई दिखाई पड़ती है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश यानी अवहट्ट से पुरानी हिंदी का विकास मांगा है। सिद्ध कवि जो सरहपा रहे हैं उन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अवहट्ट भाषा में जो हमें ग्रंथ प्राप्त होते हैं उन ग्रंथों से हमें किसी ग्रंथ से पूर्वी हिंदी के, किसी से पश्चिमी हिंदी के, किसी से अन्य बोलियों के 2-4 शब्द या पद प्राप्त होते हैं। अवहट्ट और अपभ्रंश भाषा में जो प्रमुख पुस्तकें मिलती हैं उसमें स्वयंभू का पौमचर्यु, स्वयंभू यहाँ है, इनकी एक रचना है पौमचर्यु जिसमें श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। पुष्पदंत का 63 महापरिसगुणालंकार तथा दामोदर शर्मा का उक्त व्यक्ति प्रकरण, ज्योतिषर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर, विद्यापति की कीर्तिलता तथा कीर्तिपता का अमीर खुसरो की पहेलियाँ, मुकुरियाँ, 2 सुखने से हमें पुरानी हिंदी के लक्षण मिल जाते हैं। हमें कोई ऐसा एक ग्रंथ नहीं प्राप्त होता है जिससे कि हम पुरानी हिंदी के समस्त विशेषताओं को ढूंढ सकें। हाँ, ये जो समस्त ग्रंथ जिनका उल्लेख हमने किया है इनसे हिंदी के किसी के अवधि से और किसी से ब्रज के, किसी के पश्चिमी हिंदी के 2-4 पद ढूंढे जा सकते हैं। विद्यापति की रचनाओं कीर्तिलता और कीर्तिपताका में बिहारी हिंदी की मैथिली बोली के लक्षण हमें मिलते हैं। तोहार बदन सम चाँद हो, अथि नाही कइयो जतन बिहंग केला। इसी तरह गोरखनाथ ने कहा कि ने जाने गुरु कहाँ गेला मुझे नींदड़ी न आवे, ना जाने गुरु कहाँ चला गया मुझे नींद नहीं आ रही है। बूअली से दक्षिणी हिंदी के कुछ संकेत मिल जाते हैं। बूअली ने लिखा कि विधना ऐसी रैन कर भोर किधौ ना होए, हे परमात्मा ऐसा रात कर दीजिए कि कभी सुबह ही ना हो।
सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए। सुबह यदि हो गई तो मेरे प्रीतम मुझसे दूर चले जाएंगे और ये मेरे नैन अनवरत रो रो करके मर जाएंगे। अमीर खुसरो ने लिखा कि मेरा मोसो सिंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, वासे चिक्कन ना को दीसा, क्यों सखी साजन नहीं सक सीसा। ये अमीर खुसरो की पहेलियां हैं जिससे हमें प्रारंभिक हिंदी के साक्ष्य मिल जाते हैं। हिंदी साहित्य का जब काल विभाजन किया जाता है तो उसे कई कालों में बांटा गया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल के अंतर्गत जो हमें बोलियों के साक्ष्य मिलते हैं उसमें पूर्वी हिंदी, दक्षिणी हिंदी, ब्रज तथा राजस्थान में राजस्थानी मिश्रित पश्चिमी हिंदी, डिंगल, पिंगल और मरुभाषा। यहाँ दो शब्द आए हुए हैं, डिंगल और पिंगल। आदिकाल में राजाओं महाराजाओं के प्रशस्ति गानों, वीरता के वर्णन करने के लिए चारण कवियों ने जिस भाषा का प्रयोग किया वह उस भाषा की शैली डिंगल शैली कहलाती है। डिंगल में कर्कश स्वरों की प्रधानता है और इसका प्रयोग मुख्यतया चारण ने किया है। इसी तरह पिंगल जो शैली है इस पर जो है ब्रज भाषा का प्रभाव है, इसमें कोमल वर्णों का प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं कि आदिकाल में जो भी बोलियां हैं सबको एक साथ मिला करके ही हिंदी को पहचाना जा सकता है, यानी सारी सामूहिक बोलियों का सामूहिक नाम हिंदी है। इसी हिंदी के आधार पर हम पुरानी हिंदी के व्याकरणिक और ध्वनिगत विशेषताएं तैयार कर सकते हैं। पुरानी हिंदी के जब हम ध्वनिगत विशेषताओं पर आते हैं तो हम देखते हैं कि पुरानी हिंदी में आ, ई, उ, ए और ओ ये 5 ध्वनियां ह्रस्व हैं, यानी ह्रस्व ए ह्रस्व ओ ये दोनों ध्वनियां यहाँ उपस्थित हैं। तथा पुरानी हिंदी में दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ओ और औ ध्वनियां उपस्थित हैं। हमने अभी बताया कि यहाँ पर ह्रस्व ए और ह्रस्व ओ उपस्थित हैं। ए और औ, ए और औ ये जो दो ध्वनियां हैं जो पाली प्राकृत में ही लुप्त हो गई थी वे अब यहाँ विकसित हो गई हैं, यानी अय और औ, अय और औ ध्वनियां जो पाली और प्राकृत में समाप्त हो गई थी यहाँ ये पुनः अस्तित्व में आती हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक शब्द है बोलई, बोलई है, बोलई शब्द में ह्रस्व ई है। यह ह्रस्व ई पुरानी हिंदी में विकसित होकर के अय हो जाता है, बोलई से बोलय हो जाता है। यहाँ पर पुरानी हिंदी में री की जगह पर बहुत सारी ध्वनियां हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि री के स्थान पर यहाँ आ कहीं प्रयोग किया जा रहा है, कहीं ई प्रयोग किया जा रहा है, कहीं उ प्रयोग, कहीं री, कहीं दीर्घ री तथा कहीं आ। जैसे नित्य शब्द है, नित्य शब्द में री ये जो ध्वनि है इसका पुरानी हिंदी में आकर के न के साथ, यानी न के साथ आ जुड़ जा रहा है, ये नच हो जा रहा है, नृत्य नच हो रहा है। और एक शब्द और देखें, यहाँ पर ऋतु शब्द है। ऋतु शब्द जो है यहाँ री का आप देख सकते हैं यहाँ ह्रस्व री हो जा रहा है, यानी यहाँ पर ह्रस्व री पाया जा रहा है। और जैसे अमृत शब्द है,
अमृत शब्द में आप देखें यहाँ पर री लगा हुआ है, इस री का अमीय हो जा रहा है। यहाँ भी आप देख रहे हैं री का यहाँ पर भी छोटी यानी ह्रस्व री हो जा रही है। पुरानी हिंदी में आकर के जो भी शब्द हमें मिल रहे हैं वे सभी स्वरांत हो जा रहे हैं, यानी उन शब्दों का अंत स्वरों से हो रहा है, न कि व्यंजनों से हो रहा है। पुराने हिंदी में सारे स्वर जो शब्द हैं वे स्वरांत हो जा रहे हैं। जैसे एक शब्द है दिशा, कौन सा शब्द है? दिशा शब्द है। दिशा शब्द में जो सा में अ लगा हुआ है, ये जो है स्वर शब्द है, यानी दिशा में आ लगा हुआ है। अगर ये देखें आ, ये भी स्वर है। पुरानी हिंदी में जो भी शब्द पाए जा रहे हैं वे स्वरांत हैं। पुरानी हिंदी में एक बात और भी पाई जा रही कि यह भी भाषा उकार बहुला है, यानी इसमें ऊ स्वर की प्रधानता है। जैसे शब्द है चलु, चलु में ऊ, मनु, मनु में ऊ, और लेहु, लेहु में ऊ स्वर मिला हुआ है, यानी पुरानी हिंदी भी उकार बहुला है। पुरानी हिंदी में स्वर गुच्छों की भी प्रवृत्ति पाई जा रही है। यहाँ पर स्वर गुच्छों की प्रवृत्ति पाई जाती है। एक साथ दो या दो से अधिक स्वर पाए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए स्वरगुच्छ आ ई, इसमें आ ह्रस्व आ और ह्रस्व ई मिलकर के आई, ह्रस्व आ और ह्रस्व ऊ मिलकर औ, दीर्घ ऊ और दीर्घ आ मिलकर उआ बन रहे हैं, स्वरगुच्छ हैं। जैसे एक शब्द है सुआ, सुआ, सुआ जो शब्द है, इस सुआ में ऊ और आ यह स्वर गुच्छ है। सु में आप देखें कि सु, ऊ और आ जो है प्लस आ बराबर हो रहा है सुआ। यहाँ पर यानी पुरानी हिंदी में हमें ह्रस्वीकरण और दीर्घीकरण की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। कहीं कहीं पर ह्रस्वीकरण यानी वर्ण का ह्रस्व हो जा रहा है और कहीं कहीं किसी वर्ण का दीर्घीकरण हो जा रहा है। जैसे देखें ह्रस्वीकरण का एक उदाहरण, एक शब्द है दीपावली। दीपावली में दा में दीर्घ ई लगा हुआ है और यह ह्रस्वीकरण होकर के दीवारी हो जा रहा है, ह्रस्व ई लग जा रहा है। और एक शब्द जहां दीर्घीकरण हो रहा है, एक शब्द है चित्त। चित्त में आप देखें ये जो है ह्रस्व ई है जो बदल करके दीर्घ ई में हो जा रहा है और चित्त का चीत बन जा रहा है। पुरानी हिंदी में बलाघात, बलाघात क्या है? किसी स्वर अथवा व्यंजन पर अत्यधिक जोर देना, और इस बलाघात के कारण या स्वराघात के कारण अर्थ ज्यादा स्पष्ट हो जाते हैं। इस बलाघात के कारण कुछ वर्णों की लोप की प्रवृत्ति पुरानी हिंदी में दिखाई देती है। जैसे एक शब्द है अरण्य, अरण्य का अर्थ जंगल होता है। अरण्य का संस्कृत से पाली प्राकृत में अरण बचा और अरण से रा पर अधिक जोर देने के कारण आ का लोप हो गया और एक नया शब्द रन बना। पुरानी हिंदी में क्षतिपूरक दीर्घीकरण, क्षतिपूरक दीर्घीकरण की भी प्रवृत्ति पाई जाती है।
जैसे पाली और प्राकृत में, संस्कृत से जो शब्द पाली प्राकृत में आए उनमें कुछ वर्णों की क्षति हो गई, वह क्षति यहाँ पर आकर के पूर्ण होती है और क्षतिपूरक दीर्घीकरण की विशेषता पाई जाती है यहाँ। जैसे अग्नि था, अग्नि से अग्नि बना, अग्नि जो है यह दीर्घ हो करके आग हो गया, अग्नि आग हो गया, और कम दीर्घ हो करके काम हो गया। अपभ्रंश में जो दो नई ध्वनियां ड और ढ विकसित हुई थी वे यहां भी उपस्थित हैं, जो पश्चिमी हिंदी और सिद्धों की भाषा में मिलती हैं। पुरानी हिंदी में च, छ, ज और झ जो स्पर्श व्यंजन थे, यानी जिह्वा वर्णों के उच्चारण में कहीं स्पर्श करती थी, वह अब आकर के स्पर्श संघर्षी हो गए हैं पुरानी हिंदी में। नरलस ध्वनियां न, र, ल, स ध्वनि या वर्ण ये पहले दंत थी, अब ये दंत होकर के पुरानी हिंदी में जब पहुंचती हैं ते वर्ष हो जाती हैं, दांत के थोड़ा ऊपर जिह्वा टकरा करके उच्चारण करती है। जो संयुक्त व्यंजन अपभ्रंश में पाए जा रहे हैं नह, मह, लह, ये संयुक्त व्यंजन पुरानी हिंदी में आकर के महाप्राण हो जा रहे हैं, न, म और ल हो जा रहे हैं। शब्दों के बीच में आने वाले जो संयुक्त व्यंजन हैं वे संयुक्त व्यंजन भी द्वित्व हो जा रहे हैं। जैसे एक शब्द है दुर्जन, दुर्जन शब्द जो है दुज्जन में द्वित्व आधा ज पूरा ज दुज के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। पुरानी हिंदी में हम देखते हैं कि स यानी मूर्धन्य स ख के स्थान पर पाया जा रहा है, जो तत्सम शब्दों में यानी तत्सम शब्दों में स मूर्धन्य स ख के रूप में पाया जा रहा है। अथा जो तालव्य सा है इसका प्रयोग पुरानी हिंदी में कभी कभी कर दिया जाता है, वस्तुतः यह ना के बराबर है। जो अनुस्वार हैं, अनुस्वारों में जो अंग्या अनुस्वार व्यंजन है जिसमें अंग्या और या कखा गघा अंग्या और चाछा जाझा या और अंग्या जो अनुनासिक व्यंजन है, इसका संयुक्त प्रयोग पुरानी हिंदी में बंद कर दिया गया है, जैसे गंगा और कुंज में। पुरानी हिंदी के पूर्वी रूपों में ड़ शब्द को न कर देने की प्रवृत्ति और पश्चिमी हिंदी में न का ड़ कर देने की प्रवृत्ति पाई जाती है। पुरानी हिंदी में यदि किसी शब्द के बीच में क, ग, त, च, ज, द आए तो यह बदल करके या तो आ हो जाएगा या तो या हो जाएगा। जैसे शब्द है वचन, वचन परिवर्तित होकर बअन हो जाता है। अब पुरानी हिंदी की हम व्याकरणिक विशेषता पर आते हैं। पुरानी हिंदी का व्याकरण प्रारंभ में अपभ्रंश के बिल्कुल निकट था, किंतु यहाँ पर आकर के अब जो है इनके जो व्याकरण रूप हैं यह धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे हैं और 15वीं शताब्दी तक आते आते पुरानी हिंदी यानी हिंदी अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। पुरानी हिंदी में जिन प्रसर्गों का प्रयोग होता था वे मुख्यतया कहं, कह, सौ, सो, सै, लाग आदि हैं। भाषा में संयोगात्मकता के स्थान पर वियोगात्मकता की प्रवृत्ति यहाँ पाई जा रही है, यानी
विभक्ति से जो कारक रूप हैं वे अलग हो रहे हैं। यहाँ पर लिंग दो ही हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग पुरानी हिंदी में समाप्त हो गए हैं। जब यहाँ पर शब्दों का बहुवचन बनाया जा रहा है तो उसमें ए या ना जोड़ दिया जा रहा है, जैसे बेटा का बहुवचन बेटे या बेटन कर दिया गया है। यहाँ कृदंतों से बनी जो क्रिया हैं उनमें लिंग परिवर्तन होने लगे हैं। पुराने हिंदी में जो स्त्रीलिंग है मुख्यतः वह इकारांत हैं। इकारांत जो ई से शुरू होता है, जैसे स्त्री, लड़की आदि। यहाँ पर एक प्रवृत्ति और दिखाई दे रही है। संख्यावाची जो शब्द हैं या विशेषण हैं वे यहाँ प्रकट हो रहे हैं, यानी एक, एकु, एक, दो, दू, दुई आदि। यहाँ पर निर्विभक्तिकरण और सविभक्तिकरण दोनों तरह के उदाहरण मिलते हैं। निर्विभक्तिकरण यानी इसमें विभक्ति चिन्ह नहीं है, विभक्ति नहीं है, जैसे चेरिधाई का प्रयोग, लेकिन कहीं कहीं सविभक्ति प्रयोग, जैसे शतरूपहि विलोकी, ये विभक्ति है का प्रयोग भी मिल जाता है। यहाँ पुरानी हिंदी में जो विविध बोलियां हैं उनका व्याकरणिक स्वरूप अभी स्थिर नहीं हुआ है। हम पुरानी हिंदी के जब शब्द भंडार की बात करते हैं, यानी पुरानी हिंदी में कौन कौन से शब्द हैं जो प्रयोग किए जाते हैं, तो हम पाते हैं कि इसके भी शब्द भंडार में वही शब्द हैं जो अपभ्रंश में थे। लेकिन जब भारत में भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ तो भक्ति आंदोलन के फलस्वरूप इसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता हुई। जब मुसलमानों का भारत में आगमन हुआ तो अपने साथ वे अपनी भाषा संस्कृति लाए, जिसका प्रभाव हिंदी पर पड़ने लगा और उनके प्रभाव स्वरूप यहाँ यानी पुरानी हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की, पश्तो आदि भाषा के भी शब्द मिल गए और वे हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। धन्यवाद।